नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा गुप्ता है। मैं एक इनफर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई एम्स से करी है और मैं दिल्ली में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे आईवीएफ प्रोसीजर की स्टेजेस के बारे में। हम जानेंगे कि जब हम एक आईवीएफ प्रोसीजर कराते हैं तो क्या क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है। तो अब हमारा आईवीएफ साइकिल शुरू हो गया है। आज हमारे पीरियड्स का सेकेंड डे है। सेकेंड डे के दिन आपके डॉक्टर आपको बुलाते हैं। उस दिन आपका स्कैन होता है ये देखने के लिए कि आपकी ओवरीज में कोई सिस्ट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई पॉलिप तो नहीं है, आपका साइकिल शुरू हो सकता है ना। कुछ डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि आपके कुछ हार्मोन्स लाइक D2, FSH, LH, प्रोजेस्टेरोन करा सकते हैं। ये डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है। कई डॉक्टर्स हार्मोन्स कराते हैं, कई डॉक्टर्स नहीं कराते हैं। इससे कोई भी आपके आईवीएफ की सक्सेस रेट पे फर्क नहीं पड़ता है। ये डॉक्टर के एक्सपीरियंस और डॉक्टर के कंफर्ट पे डिपेंड करता है। तो आपका सेकेंड डे ऑफ द साइकिल हो गया है, स्कैन हो गया है, हार्मोन्स अगर जरूरत है तो हो गई है। उसके बाद आपके इंजेक्शन शुरू होते हैं। जो इंजेक्शन होते हैं आपके हार्मोन्स, ये काफी महंगे इंजेक्शन होते हैं। इसकी क्वालिटी पर आपकी सक्सेस रेट डिपेंड करती है। ये जो इंजेक्शन होते हैं ये रिकॉम्बिनेंट भी हो सकते हैं। ये इंजेक्शन ऐसे भी हो सकते हैं जो यूरिनरी भी हो। जैसे जैसे आईवीएफ में प्रोग्रेस बढ़ती जा रही है, रिकॉम्बिनेंट की नीड भी बढ़ती जा रही है। पर जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट को रिकॉम्बिनेंट हेल्प करे। कई पेशेंट्स में हम ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन भी प्रेफर करते हैं अगर उनकी एज ज्यादा है या फिर पीसीओ पेशेंट्स हैं। जो भी इंजेक्शन आपके डॉक्टर्स दिखें वो इंट्रामस्कुलर भी लग सकते हैं, सबक्यूटेनियस भी लग सकते हैं। अगर सबक्यूटेनियस लगते हैं तो आपके पेट में लगते हैं, इंट्रामस्कुलर लगते हैं तो आपकी बटक्स में लगते हैं। जैसे भी आपको इंजेक्शंस लगाने हैं डॉक्टर से अच्छे से समझिए। कोई भी क्वेश्चंस हैं बार बार पूछिए, हिचकिए नहीं, बिकॉज ये ट्रीटमेंट बहुत फर्क पड़ता है कि आप कैसे इंजेक्शन लगा रहे हैं, कब लगा रहे हैं। तो शर्माइए नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आया है वापस से पूछिए। ये इंजेक्शन टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, फ्रिज में रखे जाते हैं। प्रेफरेबली तो यही होता है कि अपने आईवीएफ सेंटर में जाकर आप रोज इंजेक्शंस लगवाएं ताकि आपके इंजेक्शन का टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं हो। बट अगर आप दूर रहते हैं तो आप इन इंजेक्शंस को सेंटर से ले जा भी सकते हैं। घर पे जाकर फ्रिज में रखिए। डेली जो टाइम है आपके इंजेक्शंस का उस टाइम पे लगाइए। डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को जैसा उन्होंने बोला है वैसे फॉलो करिए, उसमें कोई भी गलती नहीं करिए। डे 2 के इंजेक्शन स्टार्ट होने के बाद ये इंजेक्शन डेली आपके इंजेक्शन चलेंगे। अंदाजन 5 दिन इंजेक्शन चलने के बाद आपका स्कैन होगा। उन स्कैन में ये देखा जाता है कि आपको जो इंजेक्शन लगाए हैं उनका इफेक्ट कैसा आ रहा है, क्या ग्रोथ हो रही है ठीक से। अगर ठीक से ग्रोथ हो रही होती है तो दूसरा एक इंजेक्शन जिसको एंटागोनिस्ट इंजेक्शन होता है वो शुरू किया जाता है। वो इंजेक्शन इसलिए शुरू किया जाता है कि आपके अंडे फटे नहीं। तो पहले स्टिमुलेशन के इंजेक्शन जिनको गोनाडोट्रोपिन और फिर 5 दिन के बाद इंजेक्शन फॉलिकुलर रप्चर प्रिवेंट करने के लिए एंटागोनिस्ट इंजेक्शन शुरू होते हैं। ये दोनों इंजेक्शन अंदाजन जब 10 दिन चल जाते हैं उसके बाद आपको फाइनल ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है जो एग को मैच्योर करने के लिए दिया जाता है। ये HCG इंजेक्शन होता है। ये रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है जो सबक्यूटेनियस लगता है या फिर इंट्रामस्कुलर भी लग सकता है आपको। कई पेशेंट्स को साथ में डेकापेप्टाइल या अगोनिस्ट के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। ये इनमें दिए जाते हैं जिनको मान लीजिए हाइपरस्टिमुलेशन की प्रॉब्लम नजर आ रही है या फिर हमें पुअर क्वालिटी एग्स दिख रहे हैं और हमें लगता है कि इनसे हमें बेटर चांसेस ऑफ कंसेप्शन मिलेगा। तो ये इंजेक्शन लगाने के बाद आपका एग पिकअप होता है। एग पिकअप जो होता है वो एनेस्थीसिया के दिन होता है। एनेस्थीसिया से पहले आपके पास सारे अपने ब्लड इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए। ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो एनेस्थीसिया के लिए चाहिए होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, शुगर्स हैं आपकी, थायराइड लेवल्स क्या हैं आपके वायरल मार्कर्स क्या है, आपका HIV, HbSAg, anti-HCV। बिकॉज इन HIV, HbSAg, anti-HCV के टेस्ट के बाद ही आपका लैब आपके सैंपल को अंदर ले सकती है। ये टेस्ट होने के बाद आपका जो पिकअप होता है वो बेहोशी में होता है। आपको एटलीस्ट 8 आवर्स फास्टिंग आना होता है। पिकअप के दिन आप ध्यान रखिए कोई परफ्यूम लगा के नहीं आइए, कोई आप नेल पॉलिश नहीं लगा के आइएगा। और पिकअप जो होता है वो छोटा सा प्रोसीजर होता है, पेनलेस प्रोसीजर होता है, 10-15 मिनट में ओवर हो जाता है। पिकअप होने के बाद आपको 3-4 घंटे क्लिनिक या लैब में रखा जा सकता है। वो इसलिए रखा जाता है बिकॉज एनेस्थीसिया का असर रहता है। 3-4 घंटे बाद छुट्टी हो जाती है और आपकी मेडिसिन शुरू हो जाती है जो इम्प्लांटेशन के लिए आपके यूट्रस को तैयार करती हैं, जिनको प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। ये प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स आपकी शुरू हो जाती हैं पिकअप की रात से या फिर अगले दिन सुबह से। ये आपको ध्यान से सुबह शाम इंसर्ट करनी होती है और साथ में आपकी लैब आपको इन्फॉर्म करती रहती है कि आपके
एग्स हैं वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। जिस दिन आपका पिकअप होता है उसी दिन हस्बैंड का सैंपल लिया जाता है, एग्स एंड स्पर्म्स को जोड़ के बेबी बनाया जाता है, फिर इनको डेली देखा जाता है। तो डे 0 पे हम देखते हैं कितने फर्टिलाइज करे, डे 1 पे देखते हैं कि जो फर्टिलाइज कर रहे थे क्या वो ग्रो करके क्लीव कर रहे हैं, फिर आगे वो डे 2 पर कैसे ग्रो कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली उनको हम ग्रो करते रहते हैं और आपका ट्रांसफर डे 2, डे 3 या डे 5 पे होता है। जो ट्रांसफर का प्रोसीजर होता है वो एक IUI के प्रोसीजर की तरह होता है, जिसमें कोई एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती, जिसमें कोई आपको खान पान का कोई परहेज नहीं होता। खाना पीना खाकर आराम से लैब में निश्चित टाइम पर पहुंचते हैं। आपका ब्लैडर सेमी फुल होता है, वो इसलिए होता है कि हमें अल्ट्रासाउंड में आपका यूट्रस अच्छे से दिखे, जहां पर हमें एम्ब्रियो डालना है आपके यूट्रस में उस एग्जैक्टली जगह पर हम डाल पाए, मिड कैविटी ऑफ द यूट्रस में बीच में डाल पाए, बिल्कुल सही करें। बिकॉज ये प्रोसीजर इज द फाइनल गोल कि हमने बच्चा बनाया है, अगर हम उसको सही जगह पर बिठाएंगे तभी प्रेगनेंसी आएगी। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर इज द मोस्ट क्रूशियल। तो आपको जो ध्यान रखना है, स्ट्रेस नहीं करना है, डॉक्टर लैब अपनी तरफ से बेस्ट काम कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से कर सकते हैं कि दवाइयां ध्यान से आप लेते रहिए। जो एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसीजर होता है वो 10-15 मिनट में ओवर हो जाता है, उसके बाद आप चाहें तो 1 घंटा क्लिनिक पे रेस्ट कर सकते हैं, फिर आपकी छुट्टी हो जाती है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद प्रोजेस्टेरॉन की डोजेजेस बढ़ जाती हैं, हम उसके बाद इंट्रामस्कुलर प्रोजेस्टेरॉन भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो इंट्रामस्कुलर प्रोजेस्टेरॉन होता है वो ऑयल बेस्ड इंजेक्शन होता है, तो थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, जरूरी है आप किसी क्वालिफाइड नर्स से ये इंजेक्शन लगवाएं। पेन हो सकता है तो आप कोल्ड या उसके हॉट वो मसाजेस भी कर सकते हैं ताकि इतना पेन ना हो। इस ट्रांसफर होने के बाद 14 डेज बाद आपका बीटा एचसीजी टेस्ट होता है। 14 डेज बाद जो बीटा एचसीजी टेस्ट होता है वो ही बताता है कि प्रेगनेंसी हुई है नहीं हुई है, हम आईवीएफ में सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो एज अ पेशेंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्टली आप अपने मेडिसिन एंड इंजेक्शन ध्यान से लिए, कोई मिस मत करें। सेकेंडली दूसरे पेशेंट से कभी भी कंपेयर नहीं करें कि उसके तो 10 अंडे बन रहे हैं, मेरे 4 ही क्यों बन रहे हैं। हर मरीज अलग है, हर की क्वालिटी अलग है। कंपैरिजन से सिर्फ आप परेशान ही होंगे, इससे आपकी प्रेगनेंसी रेट्स चेंज नहीं होंगी। स्ट्रेस लेवल कम रखिए, स्ट्रेस लेवल बहुत जरूरी है कम रखना, बिकॉज स्ट्रेस जाना जाता है कि oocyte क्वालिटी को डिक्रीज करता है। आप अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं, डॉक्टर लैब अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं, बाकी जो है वो ऊपर वाला देखेगा। आपके लिए जरूरत है कि आप उसमें कोई गलती ना करें। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसके अलावा आपको मुझसे कोई क्वेश्चंस हैं तो जरूर मुझे फोन या ईमेल करिए। धन्यवाद।